Hello students of class 10. Once again welcome back in my class. आज मैं आपको बताऊंगा अपने इस क्लास में कि भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू किया गया। उसके पहले क्या क्या परिस्थितियां भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पे बन रही थी, इसके बारे में हमने बताया था। आज हम इस संबंध में कुछ और विस्तार से जानते हैं, तो शुरू करते हैं। Observing the mood of the people which was very much anti-government due to भारत में जनमानस, especially youth in Congress and the people living in urban areas, including peasantry in rural areas, were very much annoyed, dissatisfied with the condition going on. साइमन कमीशन जैसे ही भारत आया तो लोगों ने उसका भारी विरोध किया। जिस जिस शहर में यह गया वहां की जनता ने साइमन को बैग के साथ उसका स्वागत किया, काले झंडे दिखाए। इससे a turbulence was started, an unrest was started, feeling with dissatisfaction against the British government in urban youth. The people living in urban areas also were with these youths. लंबा जो चल रहा था, दूसरा कारण यह था वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन, आर्थिक मंदी का दौर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही दुनिया भर में शुरू हो रहा था। धीरे धीरे यूरोप से यह शुरू होता हुआ अमेरिका तक पहुंच चुका था, और इसका व्यापक जो प्रभाव इस प्रकार से पड़ा कि द कॉस्ट ऑफ द एग्रो प्रोडक्ट्स एंड इवन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फेल शार्पली। नतीजा क्या है? वे अपने प्रोड्यूस को, अपने प्रोडक्ट को बेच पाने की स्थिति में मार्केट में थे नहीं। दे वेर नॉट इन कंडीशन टू अर्न एनफ मनी आफ्टर selling it into market and pay the revenue to the government and have enough money for their living। तो इस कंडीशन में वो कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर हो या किसान, वे खुद काफी परेशान थे। सरकार की ओर से उनको किसी प्रकार की कोई उम्मीद थी नहीं। इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन ऑन पीजेंट्स एंड वर्कर्स। कांग्रेस के अंदर जो चल रहा था, नेहरू रिपोर्ट सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। सरकार, बल्कि और जो कह सकते हो कि भारत को और भारतीय नेताओं को बेवकूफ बनाने के लिए, उनको बेवकूफ समझते हुए, है ना, एक लुभावना प्रलोभन ऐसा दिया डोमिनियन स्टेटस के नाम पे, जिससे भारतीय जनमानस काफी इंसल्टेड महसूस कर रहा था। क्योंकि उसके पहले ही इन 1929 सेशन भारत ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को डिक्लेयर किया था। इन सारी स्थितियों पर खूब अच्छे ढंग से गौर करते हुए गांधी जी इस नतीजे पर पहुंचे कि वक्त आ गया है कि एक अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया जाए। गांधी जी मेड अप हिज माइंड टू लॉन्च अ नेशन वाइड मूवमेंट। लेकिन वे तलाश में थे कि कोई एक ऐसा इशू, एक ऐसा वास्तव में स्पेसिफिक इशू सामने आए जिससे हर व्यक्ति अपने आप को जुड़ा महसूस करे। इसलिए जब आंदोलन शुरू किया जाए इस प्रकार के नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ, तो देश के हर भाग के लोग इस आंदोलन का अपना आंदोलन समझते हुए खुद ब खुद जुड़ जाए, बड़े आसानी से जुड़ जाए। इसीलिए वे इस फिराक में थे कि किसी तरह से उन्हें एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जिस पर सारे देश के लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके।
यूनाइट किया सकते, इंटीग्रेट किया जा सके, और संयोगवश सरकार ने मौका दे भी दिया। एन इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट रिलेटेड टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन साल्ट एंड मोनोपोली of salt making by the government had given Gandhiji a chance to launch an all India movement। वो कहते हैं गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया था, और रियली जब सारी जनता परेशान थी, महंगाई बहुत ज्यादा चरम पे थी, डिमांड मार्केट में था नहीं, अस्त व्यस्त थी अर्थव्यवस्था, लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था, ऐसे समय में एक टैक्स ऐड करना, वो भी हर व्यक्ति के पॉकेट पर, भले वो इनडायरेक्ट वे में क्यों नहीं हो, अपने आप में यह बताता था कि वास्तव में गवर्नमेंट किस प्रकार से सोचती है। राहत देने के स्थान पर उसने एडिशनल टैक्स लगा दिया, यानी वो इस तरह के तरीके डिवाइस कर रही थी कि किस तरह से भारत से और अधिक से अधिक उगाही किया जाए। तो इसी रूप में जिस पर टैक्स नहीं था नमक पे, उस पर एक तो पहले तो टैक्स इंपोज किया गवर्नमेंट ने, और साथ ही साथ एक मोनोपोली, गवर्नमेंट का कंप्लीट जो है उस पर मोनोपोली स्थापित कर दिया कि साल्ट जो मैन्युफैक्चरिंग जो सी शोर के पीजेंट्स करते थे उनको मना कर दिया गया, और कहा गया कि गवर्नमेंट ही अब सॉल्ट मेकिंग करेगी और इसी के देख रेख में नमक का उत्पादन होगा। तो इससे सी शोर रीजन के जो है किसान काफी जो है आंदोलित हो गए, काफी मुश्किल में पड़ गए। तो गवर्नमेंट जब मोनोपोली करती तो उसके दाम फिर जब चाहे मन चाहे, है ना, मन चाहे स्तर से बढ़ा भी सकती थी, एक तो टैक्स भी ले सकती थी, तो फ्यूचर में इसका और बहुत ज्यादा खराब प्रभाव आना था। क्योंकि साल्ट जो है हर व्यक्ति द्वारा अपने कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में यूज किया जाता था, इसलिए गांधी जी को इस सॉल्ट टैक्स में एक नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड मुद्दा दिखा, और उसने इसको एनकैश करने के लिए, है ना, मन बना लिया। Prepared a letter and sent to Viceroy on 31st January 1930, putting 11 demands in his demand list in the letter। यानी कि जो एक लेटर उसने वाइसराय को, है ना, 31 जनवरी 1930 को लिखा, उसमें 11 डिमांड्स के लिस्ट जो है वाइसराय के सामने रखा, और एक प्रकार से उनको अल्टीमेटम दिया, एक लिमिटेड पीरियड में इसको फुलफिल किया जाए, पॉजिटिवली कंसीडर किया जाए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो हम मजबूर होंगे कि अपने देशवासियों के हित को देखते हुए हम एक नेशन वाइड मूवमेंट शुरू कर दें। गिव एन अल्टीमेटम टू गवर्नमेंट टू कंसीडर द डिमांड्स पॉजिटिवली अप टू 11 मार्च 1930। 11 मार्च अंतिम तिथि तय कर दी, कट ऑफ डेट, कि अगर इतने समय तक वाइसराय का कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं होता है इन डिमांड्स पे, तो हम क्या करेंगे। ये फेल, ही वुड बिगिन अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफाइंड टू ओबे द लॉज इन अम्बाल माइनर थ्रू नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट। कहा कि हम देशव्यापी सत्याग्रह मूवमेंट करेंगे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में जाना जाएगा। वेरी हम्बली we will disobey the laws implemented by the government। चाहे वो कानून जो भी हो, जैसा भी हो, हर कानून को हम मानने से इनकार कर देंगे, और यह देश व्यापी स्तर पर किया जाएगा। वाइसराय वाज इन नो मूड टू नेगोशिएट। वास्तव में वाइसराय ने यह सोचा ही नहीं था, अनुमान ही नहीं लगाया था कि अगर हम इस प्रकार के डिमांड को रिजेक्ट करते हैं तो उसका भावी परिणाम क्या होगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग द डिमांड्स वाज एबॉलिशन ऑफ साल्ट टैक्स एंड रिवोक द फाइन ऑन द साल्ट मेकिंग बाय सी शोर। चूंकि इसमें मुख्य मुद्दा के तौर पे, है ना, तो कह सकते हैं कि तारांकित किया था, स्टार्ट किया था कि आपको इस मुद्दे को हर हाल में देखना है, सॉल्ट टैक्स को ये एबॉलिश करना है, और मोनोपोली जो सरकार ने स्थापित कर दी है सॉल्ट मेकिंग पर, इसको भी समाप्त करना है। यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, छूट जो पहले, यानी पहले जैसी जो सॉल्ट मेकिंग की स्थिति थी उसको ही बरकरार। लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए तैयार थी नहीं। गवर्नमेंट वाज नॉट इन मूड टू नेगोशिएट ऑन दीज मैटर्स ऑन द इशू विद द इंडियन लीडर्स। दैट्स
क्योंकि 11 मार्च समाप्त हो गया। तो 12 मार्च को गांधी जी ने, है ना, जो डिक्लेयर किया और जो है अपना आगे का जो है प्रोग्राम जो था उसको लॉन्च किया, यानी कि ऑन 10 मार्च गांधी जी बिगैन हिज हिस्टोरिकल डांडी मार्च। 12 मार्च को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी नाम के एक छोटे से शहर जो अरेबियन सी पर गुजरात में अवस्थित था की ओर चले, ये डिक्लेयर करके कि जब हम पहुंचेंगे डांडी तो हम ये जो सॉल्ट लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है, इस सॉल्ट लॉ को हम खुले में ओपनली मानने से इनकार कर देंगे और नमक बनाकर इस कानून को तोड़ेंगे, क्योंकि एक मोनोपोली जो है सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग पर जो है गवर्नमेंट ने लगा दी थी। अदर देन द गवर्नमेंट नन वाज अलाउड टू मैन्युफैक्चर साल्ट। इस नियम को तोड़ने का डिक्लेरेशन किया गांधी जी ने इन ओपन। इनकी यात्रा शुरू होती है अपने इन सहयोगियों के साथ, है ना। इसके बाद क्या होता है हम अगले स्लाइड में देखते हैं। इस तरह गांधी जी की डांडी यात्रा शुरू हुई। एंड ड्यूरिंग दिस हिस्टोरिकल मार्च with his followers, Gandhi met with the people near about the way to Dandi. Delivered many a speech to the people during the contact. लोगों से जो मिले जुले लोगों को बीच अपने मैसेज दिए, है ना, तरह तरह के उसने अपने सहयोगियों के साथ आसपास के लोगों से विचार विमर्श किया, भाषण दिए और उनकी प्रत्येक दिन की यह घटना विभिन्न समाचार माध्यमों से देश के हर भाग में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी फैलता जा रहा है। यही कारण है कि जब वो 6 अप्रैल को डांडी पहुंचते हैं सीसोर पर, तब तक समूचे भारत ही नहीं दुनिया भी यह देखने को उत्सुक हो जाती है कि वास्तव में गांधी जी क्या करने वाले। और जो हुआ ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच्ड ऑन द सीशोर ऑफ डांडी, मेड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। जैसा कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि हम बिल्कुल ओपन चैलेंजिंग ब्रिटिश अथॉरिटी ब्रेक द सॉल्ट। ये जो है नमक कानून को हम तोड़ेंगे, जो घोषणा की थी गांधी जी ने, उसे 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने पूरा किया। समंदर के किनारे डांडी में नमक बनाकर, और इसका इंपैक्ट जो हुआ वाइल्ड फायर की तरह समूचे देश में रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि तब तक जनता जान चुकी थी क्या होने वाला है। मेंटली दे वर प्रिपेयर्ड व्हाट टू डू, क्योंकि गांधी जी ने पहले बता दिया था, वेरी हम्बली वी इंडियंस विल ब्रेक द लॉ। बड़े ही विनम्रता पूर्वक हम आपके कानूनों को, ब्रिटिश कानूनों को मानने से इनकार करते हैं, यानी कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून तोड़े जाएंगे इन ओपन। और यही हुआ। इट्स इम्पैक्ट, इट्स कंट्री वाइड इम्पैक्ट वाज सीन सून। नाउ प्रोटेस्टर्स all around the country were on road and in a street. Demonstrators were now making salt in open and breaking the law, challenging the British authority. और जो हमारे यहाँ एक जो ट्रेंड विकसित हो गया था, कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स थे इस नेशन वाइड मूवमेंट के, वो भी इसके साथ ही साथ शुरू कर दिए गए। क्या क्या था? तो boycott of foreign goods, bonfire of foreign clothes, picketing on liquor shops, all these now became common in urban areas.
अगर शहरी इलाके से हम निकलते हैं और दूसरे इलाके की ओर जाते हैं तो समूचे देश के स्तर पर अगर देखें तो शहरी क्षेत्र में जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, सुदूर देहाती क्षेत्रों तक के लोगों ने, इवन जो जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने भी इस आंदोलन को हाथों हाथ लिया। They reacted very much positively. People from various sections responded towards this movement very much positively. तो जो इनका जो रिएक्शन रहा, अगर हम मैदानी क्षेत्र में कहेंगे किसानों के बारे में, तो यहाँ किसानों ने लोगों को यानी सब इस प्रकार से अपने आप में संगठन बनाया और दो प्रकार के जो टैक्स उनको देने होते थे अनिवार्य तौर पे, वो थे रेवेन्यू टैक्स और चौकीदारी टैक्स। चौकीदारी टैक्स उन्हें देना पड़ता था अपने घर के आवास यानी आवास के लिए, और रेवेन्यू टैक्स खेत खलिहान के लिए देना पड़ता था। इन दोनों टैक्सों को देने से मना कर दिया, क्योंकि विलेज लेवल पर जो टैक्स वसूलने या दूसरे प्रकार के कामों को देखने के लिए जो मुलाजिम होते थे सरकार के, सामान्यतः लोकल लोग हुआ करते थे। दैट्स व्हाई विलेज ऑफिशियल्स आल्सो रिजाइंड। ये जो गांव के स्तर पर सरकारी कर्मचारी थे जो विभिन्न प्रकार की ड्यूटी निभाते थे, उन लोगों ने रिजाइन कर दिया और इन गांव वालों यानी खेतिहर किसानों का साथ दिया। अगर फॉरेस्ट एरियाज में अगर कहें तो क्योंकि वहां फॉरेस्ट एक्ट लागू था 1875 से, बिफोर प्रायर 1864 भी अगर कहें तो ये जो लागू था, जिसके कारण जंगल को 3 प्रकार के भागों में बांटा गया था। रिजर्व फॉरेस्ट में तो किसी भी जंगलवासी का घुसना तक मना था, एंट्री वाज बैंड। तो इस बार जंगल के लोगों ने क्या किया, ट्राइबल पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, एंटर्ड इन रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो वनोपज थे व्हाट एवर फल फूल कंद या है ना दूसरे प्रकार के जो भी और प्रोडक्ट्स थे, उन सबों को कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए, लाने के लिए ये ट्राइबल लोग, जनजातीय जितने भी प्रकार की कम्युनिटीज थी वो रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए। फॉरेस्टर्स, रेंजर्स और जो डिफरेंट जो उसके जो है गार्ड्स थे, वे उन्हें रोक नहीं पाए। हालांकि इस प्रकार के जो एक्शन समूचे देश में एकाएक हो गए बहुतायत से, ऑल अराउंड दिस थिंग वाज कॉमन। तो गवर्नमेंट ने भी काफी ब्रूटली रिएक्ट किया। इट रिटर्न द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड ब्रूटली विद द डेमोन्स्ट्रेटर्स यूजिंग फोर्स, ताकत का इस्तेमाल किया। और ताकत का इस्तेमाल के दरमियान हुआ क्या, उसका जो नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे पुलिस ने वन आफ्टर अनदर जो लीडर्स थे उनको लगा कि किससे खतरा है, किसके कॉल पर जो है लोग इस प्रकार का कर रहे हैं, तो जो लोकल और नेशनल लीडर्स थे सबको अरेस्ट किया गया वन आफ्टर अनदर, है ना। इसमें अगर कहेंगे तो मुख्य लीडर गांधी जी थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। अगर सीमांत क्षेत्र में देखिए अफगानिस्तान पेशावर तक के इलाके में जिनकी सबसे ज्यादा पहुंच थी, पकड़ थी लोगों तक, और उसने सत्याग्रह से कॉमन पीपल, लोकल पीपल को जोड़ के रखा था, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उन्हें भी अरेस्ट किया गया। इस तरह से पुलिस और इन आंदोलनकारियों के बीच में अब जो है आमना सामना कॉमन सीन हो गया। ये जो आस पास के इलाके में या शहरी इलाके हों या देहाती इलाके हों, वहाँ पुलिस से इस डेमोन्स्ट्रेटर का जो मुठभेड़ होने लगा, सामना होने लगा, जिसमें पुलिस ने जो है कहीं लाठी चार्ज किया, कहीं जो है गोली चार्ज किया, कुछ और दूसरे तरीके जो अपनाए गए। उसके कारण अब जो है इस आंदोलन के दरमियान मरने वालों की संख्या, घायलों की संख्या काफी बढ़ गई। साथ ही साथ मोर देन 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, उन्हें जेल में डाला, ताकि सामान्य जनता को भयभीत किया सके, है ना, टू टेरराइज द कॉमन पीपल। दीज एक्शंस were taken by the police in all over the country. गांधी जी इस बात को महसूस कर रहे थे, हालांकि वो जेल में थे, कि अगर इस तरह से चलता रहा
और ये वायलेंट जो है वास्तव में अगर नेचर हो गया इस आंदोलन का तो फिर इसको कंट्रोल में करना बस की बात नहीं है, और अल्टीमेटली हम भारतीय लोग ही इसमें काफी नुकसान में होंगे। इसलिए ऑब्जर्विंग द सिचुएशन वंस अगेन गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन में भी उसने वही किया था, इस बार भी उसने उसी घटना को दोहराया, लेकिन इस बार उसने ये किया कि जो वाइसराय थे उसमें लॉर्ड इरविन, उनके साथ एक करार किया, एक पैक्ट, यानी कि लॉर्ड इरविन ने उनके सामने जो कुछ प्रपोजल रखे थे टू पेसिफाई द मूवमेंट, तो उनके बीच जो है जो बात हुई गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, वो गांधी इरविन पैक्ट कहलाता है। और 5 मार्च 1930 है ना, 5 मार्च 1931 को यह करार किया गया दोनों के बीच में, जिसके बाद भारत में इस आंदोलन को लगभग बंद कर दिया गया। सत्याग्रही फिर अपने घर में लौट आए। इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं अगले स्लाइड में। नाउ व्हाट वेयर द प्रोविजंस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट 1931। तो इसके जो मुख्य बातें थी, 2 एस्पेक्ट मेनली थे। गांधी जी became agree to participate in second round table conference in London। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। हालांकि कुछ प्रतिनिधि देशी रियासतों के और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी खास करके डिप्रेस्ड क्लास से भाग लेने के लिए लंदन गए थे। कोई विशेष वहां सहमति नहीं बन सकती थी, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में चूंकि कांग्रेस जो भारत के बहुत बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करता था, वह गांधी जी के नेतृत्व में पार्टिसिपेट करने को राजी हो गई, तो इससे इसका महत्व काफी बढ़ गया था। गांधी जी एग्री थे, यह एक मुख्य शर्त थी। और गांधी जी बाद में जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस में जाते भी हैं, गवर्नमेंट इन रिटर्न, जब गांधी जी काफी पॉजिटिवली सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे, आश्वासन दिया, सहमत हो गए थे, तो गवर्नमेंट ऑल्सो एग्री टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जितने भी सत्याग्रहियों को जहां कहीं भी अरेस्ट किया गया था उन सबों को छोड़ देने पर सहमत हो गए। हालांकि उन लोगों को छोड़ने से इनकार कर दिया जो किसी प्रकार के वायलेंट एक्टिविटीज में शामिल थे, यानी कि हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल जितने भी प्रोटेस्टर डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्हें नहीं छोड़ा गया, लेकिन बाकी और जो शांतिपूर्ण ढंग से जो डेमोन्स्ट्रेटर्स में भाग ले रहे थे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अरेस्ट किए गए थे, उन सबों को छोड़ दिया गया। और इन अकॉर्डेंस गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। लेकिन व्हाट एवर द डिमांड्स expectation of Gandhi ji from the conference, British leaders and authorities disappointed Gandhi ji। गांधी जी को कुछ हासिल हुआ नहीं और वो एक खाली हाथ भारत आए। बट नोएवेल ही रिटर्न इंडिया एम्प्टी हैंडेड। आए तो उन्हें लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, we have really deceived, that's why once again launched civil disobedience movement। हालांकि जब दूसरी बार इसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब स्टार्ट किया तब तक एक क्रेज जो पहले वाला था उससे काफी कम चुका था जनता के बीच में। बट दिस टाइम लेकिन गवर्नमेंट अपने फुल फॉर्म में थी। वह चाहती थी किसी भी स्तर पर कहीं भी इस प्रकार के अगर कोई आंदोलन होते हैं हर हाल में किसी को छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है और पूरे ताकत का इस्तेमाल करना है, यूजिंग द फोर्स व्हाट एवर इट कुड डू टू सप्रेस द मूवमेंट you are ready to do. So government was also in no mood to spare anyone. That's why arrested
वन आफ्टर अनदर मोस्ट ऑफ द लीडर्स। कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी के रूप में तो उसमें कोई दर्जा था नहीं, लेकिन समूचे राष्ट्र में एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। हालांकि इसके राइवल पार्टी के रूप में कम्युनिटी लेवल पर रिलीजियस जो ग्राउंड पे काम कर रही थी वो मुस्लिम लीग थी। क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस मूवमेंट में कांग्रेस का साथ नहीं दिया था, नॉन कॉपरेशन में मुस्लिम लीडर साथ थे लेकिन इस बार साथ नहीं थे। फिर भी सबसे बड़ी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, समूचे देश में इसकी पकड़ थी। इस कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी कि अब कांग्रेस पे या उसके लीडर्स पे किसी भी प्रकार के एक्शन को लेने के लिए सरकार स्वतंत्र थी। ग्रेजुअली अप टू 1934 ये सत्याग्रह जो है, डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कुछ समय तक चला, खींचा, लेकिन चूंकि पब्लिक सपोर्ट धीरे 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 इसका कम होता चला गया, इसलिए 1934 तक आते आते यह मूवमेंट स्वतः समाप्त हो गया, इसे समाप्त कर दिया गया। आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इस मूवमेंट से संबंधित कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।